स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारी क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे रेशियो एनालिसिस के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसका जो फोर्थ रेशियो है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो वो हम पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के कैपिटल स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी दो नाम है। इसके अलावा इनको लिवरेज रेशियो भी कहा जाता है। हिंदी में अगर देखें तो इन्हें पूंजी संरचना और या फिर दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात कहा जाता है। अब देखिए, क्योंकि इनका नाम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है तो फिर इनका रिलेशन किससे है? हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ये किसी भी बिजनेस की दीर्घकालीन शोधन क्षमता, मतलब कंपनी ने या बिजनेस ने जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स या लोन या लॉन्ग टर्म डेट्स जो ले रखे हैं उनका पेमेंट कंपनी कितने टाइम पीरियड में कर सकती है, वो चीज़ का कैलकुलेशन जो होगा वो इन रेशियो के थ्रू होगा, ठीक है। तो अभी ये कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एक बार हम ध्यान से इसको देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कैसे है। ये देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इनका नाम है, ठीक है। अब देखिए, हमारे बिजनेस की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें आपने देखा होगा इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह की जो शेयर कैपिटल होती है इन्हें हम कहते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा कंपनी जो है वो डिबेंचर भी इशू कर सकती है। अब देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है किसी कंपनी या बिजनेस का वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस के लिए क्या हो, लाभदायक हो, प्रॉफिटेबल हो। अब वो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने के लिए कंपनी को सोचना पड़ता है। सोचना ये पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर तो कुछ नहीं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेकर के साइड में हो जाते हैं और ये कंपनी के ओनर्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये कंपनी के ओनर होते नहीं हैं, इनको वोटिंग राइट्स होता नहीं है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स के होल्डर जो होते हैं वो होते हैं कंपनी के ओनर्स, जिन्हें हम स्वामी पूंजी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कंपनी की स्वामीगत पूंजी होती है और साथ ही इनका जो डिविडेंड होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, अनसर्टेन होता है कि कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। और बात करते हैं हम डिबेंचर की। डिबेंचर जो होते हैं वो इनको इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है और ये कंपनी के लिए होते क्या है, डेब्ट्स, और वो भी कौन से, लॉन्ग टर्म, और वो भी कौन से, सिक्योर्ड, ठीक है। तो ये कंपनी के ऐसे डेब्ट्स होते हैं जिनको कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है और साथ ही में इनका जो है सिक्योर्ड भी होते हैं, इसलिए इनका पेमेंट भी कंपनी को करना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो कंपनी को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना चाहिए जो उसके लिए बेनिफिट हो? तो कंपनी ये सोचेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू करें या फिर डिबेंचर इशू करें, ठीक है। तो ये जो डिबेंचर्स होते हैं ना, इनका जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी में जब भी टैक्सेशन की कैलकुलेशन होती है उसके लिए जो इनकम हम कैलकुलेट करते हैं टैक्सेशन के लिए, उस इनकम में डिबेंचर का इंटरेस्ट जो होता है वो होता है अलाउएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। उसमें इसको अलाउएबल एक्सपेंसेस माना जाता है। तो इससे कंपनी के टैक्स में क्या हो जाती है, बचत हो जाती है, सेविंग हो जाती है, ठीक है। तो कंपनी के लिए एक तरीके से तो डिबेंचर भी क्या है, फ़ायदेमंद है कि कंपनी के लिए टैक्स पेमेंट में अगर इनका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा तो फिर कंपनी के लिए ये बेनिफिट है। और दूसरी बात करें हम इक्विटी की, तो इक्विटी का जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड टैक्स के लिए, टैक्स की कैलकुलेशन में जब इनकम निकालते हैं उस इनकम में इसको अलाउएबल एक्सपेंसेस नहीं मानते हैं, ठीक है। तो फिर अब देखिए, अगर डिबेंचर कंपनी ज़्यादा इशू कर लेती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का भार बढ़ जाता है, और अगर इक्विटी इशू कर लेती है तो टैक्सेशन का भार बढ़ जाता है। तो कंपनी को एक प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कितने इक्विटी शेयर इशू किए जाए और कितने डिबेंचर इशू किए जाए, ये इसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्ट्रक्चर, ठीक है। एक रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर जो होता है कंपनी का वो कहा जाता है। तो ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है इससे रिलेटेड जो रेशियोज़ हैं वो अभी हम इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ होता है वो मैंने अभी आपको बता दिया। कंपनी क्या क्या सोच के कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं इनके रेशियोज़ के बारे में कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो होते कौन कौन से हैं और उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डेट्स अपॉन
इक्विटी। इक्विटी को क्या कहा जा सकता है, दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड। जब मैंने आपको शेयर होल्डर फंड के फॉर्मूले लिखवाए थे तब मैंने आपको कहा था शेयर होल्डर फंड के बहुत सारे नाम हैं, इसको इक्विटी भी कह सकते हैं, ओनर्स फंड भी कह सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला बड़ा ईजी है, देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इक्विटी मतलब क्या, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, एक मिनट, टोटल डेट्स क्या होते हैं। देखिए एक बार ये भी देख लेते हैं कि टोटल डेट्स क्या होता है। टोटल डेट्स के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आती है, लॉन्ग टर्म डेट्स। क्या क्या चीज़ें आती है, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स में तो हो गए डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, और दूसरी बात करें शॉर्ट टर्म डेट्स की, तो शॉर्ट टर्म डेट्स में आ जाएंगे आपके करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, फिर शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शेयर कैपिटल इक्विटी एंड प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। बहुत ही इजी फॉर्मूला है ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड रेशियो की। सेकेंड रेशियो हमारा है प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, इसको प्रोप्राइटरी रेशियो या स्वामिगत अनुपात भी कहा जाता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होगा प्रोप्राइटर फंड या फिर जिसका नाम दूसरा क्या है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड। अब आपको ये भी सब ध्यान रखने हैं, शेयर होल्डर फंड के नाम आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला होगा टोटल आउटसाइडर डेट्स अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, अब टोटल एसेट्स बैलेंस शीट के जितने भी एसेट्स हैं सब लेने हैं फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर। ठीक है, और टोटल आउटसाइडर डेट्स अभी हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में टोटल डेट्स में देख लिया है। फिर देखते हैं फिक्स असेट्स रेशियो। फिक्स असेट्स रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म फंड या फिर जिसका दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन फिक्स असेट्स। तो हम ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म फंड अपॉन फिक्स असेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स नेट वाले लेने हैं डेप्रिसिएशन माइनस करके। ठीक है, फिर चलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो ये कैपिटल स्ट्रक्चर से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होता है। तो ये रेशियो देखिए क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। अब फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कौन सी होगी, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में आ जाएंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। इसलिए इसका दूसरा फॉर्मूला और क्या बना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये देखो इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड होता है ना वो फिक्स कहाँ होता है, वो कभी भी हम जब हमारे पास एक्सेस प्रॉफिट होता है तभी इनको दिया जाता है। ठीक है, जबकि प्रेफरेंस शेयर का जो कैपिटल का जो डिविडेंड है और लॉन्ग टर्म डेट्स डिबेंचर का इंटरेस्ट, ये ऐसे चीज़ें हैं जो हमें देनी ही पड़ती है चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल जिनकी फिक्स होती है और ये है वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल जिसमें हमें पता नहीं होता है कि हम कितना पेड करेंगे। ठीक है, बदलता रहता है इनका डिविडेंड। और रिजर्व एंड सरप्लस हमारे जो फिक्स पड़े हैं फंड उनका है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल इसका नाम है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट रेशियो। नेक्स्ट रेशियो है हमारे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, कौन सा रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज या फिर डेब्ट सर्विस रेशियो। दूसरा नाम है इसका डेब्ट सर्विस रेशियो। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट पेएबल। जो भी हमने फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट किया है वो अपॉन में रखेंगे तो हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिल जाएगा। फिर है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को जितना हमने डिविडेंड दिया है उससे रिलेटेड रेशियो है ये। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देखिए इनमें दोनों में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आफ्टर और बिफोर है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, अब हम ये सोच रहे हैं कि इसमें बिफोर इंटरेस्ट था इसमें आफ्टर इंटरेस्ट है। ऐसा क्यों है पता है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट होता है ना वो टैक्सेशन से ये जो इंटरेस्ट होता है ना वो टैक्सेशन की कैलकुलेशन से पहले माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ये इंटरेस्ट है
वो अभी जब हम P&L बनाते हैं तो P&L के अंदर हम डिबेंचर इंटरेस्ट लिख देते हैं डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने टैक्स की कैलकुलेशन नहीं की हो या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया हो, वो प्रॉफिट हमें यहाँ पे लेना है। जबकि प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड पेमेंट किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का क्या, किसी भी कैपिटल का डिविडेंड पेमेंट किया जाएगा, तो वो जो प्रॉफिट होगा उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स दोनों ही चीज़ें माइनस होगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि कैपिटल के ऊपर जो डिविडेंड पेड होता है वो टैक्सेशन के लिए अलाउेबल एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि टैक्स पहले ही माइनस हो चुका है। अब उन डिविडेंड की बारी आएगी कि उसको माइनस करना है, इसलिए ये क्या होता है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर हो गया मैटर। फिर चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट देखिए, कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो। ये एक फार्मूला है, थोड़ा सा जटिल फार्मूला दिख रहा है, जो कि याद रखने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स लेना है, इंटरेस्ट फिर प्लस करना है आपको सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशंस ऑन डेट्स और 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, अब क्योंकि ये फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए ठीक है, इसको भी आपको याद करके तो फिर भी रखना है, क्या पता क्वेश्चन में पूछ ले आपको। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट रेशियोज़ की तरफ। नेक्स्ट रेशियोज़ है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियोज़। अब ये जो रेशियोज़ हैं ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इनको इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो भी कहा जाता है। अब ये कौन कौन से रेशियोज़ है एक बार देख लेते हैं, बहुत ही ईजी रेशियोज़ हैं। देखिए, सबसे पहला है अर्निंग पर शेयर्स, इसको कह सकते हैं हम EPS। ठीक है, क्या कह सकते हैं, EPS। और इसका जो फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आपको ये फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, ये क्या सारे रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे और एक बार अच्छे से उनका रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके फॉर्मूले याद होंगे। और फॉर्मूले ही इसमें आपके मेन क्या है, बेस है। अगर किसी को फॉर्मूले ही पता नहीं है तो फिर आगे क्वेश्चन की कोई आगे है ही नहीं, सॉल्यूशन का कोई उसमें मैटर ही नहीं है। तो जिसको फॉर्मूले याद होंगे वही सॉल्यूशन करने की सोच पाएगा, तो आपको फॉर्मूले इसमें याद रखना है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, डिविडेंड पर शेयर DPS। ठीक है, DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर। अब देखिए इसका फॉर्मूला डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड पेड किया है वो, और अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसको हम P/E रेशियो भी कह सकते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। इसको शॉर्ट फॉर्मेट में अगर याद रखना है तो MPS अपॉन EPS। ठीक है, अर्निंग पर शेयर निकालने के बाद में ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस। एक मिनट हाँ, देखिए डिविडेंड यील्ड रेशियो है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, और शॉर्ट फॉर्मूला इसका रहेगा DPS अपॉन MPS इंटू 100। ठीक है, अब ये फॉर्मूले तो अब आपको लिख के याद रखने ही पड़ेंगे। फिर देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इंटू 100। ठीक है, शॉर्ट फॉर्मेट देखा जाए तो DPS अपॉन EPS इंटू 100। फिर चलते हैं नेक्स्ट है रिजर्व टू कैपिटल। रिजर्व टू कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू रिजर्व्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए कुछ रेशियो तो है ना, उनके नाम से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, जैसे आपको फॉर्मूला याद रखने में इजी हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, और जैसे प्रॉपराइटरी रेशियो है तो प्रॉपराइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले आपको ऐसे तिगड़म लगाने से याद हो जाएंगे, और कुछ फॉर्मूलों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा सा रट्टा लगाना पड़ेगा। तो हमने हमारे 5 टाइप के जो रेशियो हैं, 5 टाइप के कौन कौन से रेशियो एक बार ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। ठीक है, उसके अंदर 3 थे, करंट रेशियो, फिर हमने पढ़ा था क्विक रेशियो, और फिर पढ़ा था एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो रेशियो हमने पढ़ा वो पढ़ा था टर्नओवर रेशियो। ठीक है, टर्नओवर रेशियो क्रियाशीलता अनुपात भी कह सकते हैं, जिनको हम एफिशिएंसी रेशियो या इफेक्टिव रेशियो।
तो इसमें जो रेशियोज़ हमने पढ़े थे वो बहुत सारे थे, जिसमें सबसे पहला था स्टॉक टर्नओवर और दूसरा था स्टॉक टर्नओवर स्टॉक वेलोसिटी, डेटर टर्नओवर डेटर वेलोसिटी, फिर क्रेडिटर टर्नओवर क्रेडिटर वेलोसिटी, और इसके बाद में हमने सबके टर्नओवर जैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, टोटल एसेट्स टर्नओवर और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर, तो वो सब पढ़े थे। इसके बाद में हमने क्या पढ़े थे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ए था क्या, बेस्ड ऑन सेल्स, और बी था आपके बेस्ड ऑन कैपिटल। तो 5 रेशियो इसमें थे, 5 रेशियो इसमें थे। फिर इसके बाद में हमने फोर्थ पढ़ा क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में ये आपके कितने 6-7 रेशियो थे, 7 रेशियो थे लगभग, 7-8 रेशियो। तो वो 7-8 रेशियो हमने ये पढ़े। फिर इसके बाद हमने फिफ्थ क्या पढ़ा, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, जिसमें कितने रेशियो थे, 6 रेशियो थे। ठीक है, तो ये हमने सब कुछ पढ़े हैं। अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि इन फॉर्मूलों को याद रखना, क्योंकि फॉर्मूले याद रखेंगे तभी हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।